कि भविष्य में एआई हम पर कितना हावी होने जा रहा है। ये एक अगर हम देखते हैं आगे चल के जो टाइम बचाना, एक्यूरेसी लाना कामों में, उसमें ये ब्लेसिंग है। कोई भी टेक्नोलॉजी आती है तो हमें उसके पॉजिटिव के साथ उसका नेगेटिव भी देखना चाहिए। हमें उसको एज अ फ्रेंड की तरह यूज़ करना चाहिए, ना कि एक अल्टरनेटिव। ये एक साइबरडेमिक बन गया पिछले कुछ वर्षों में, जहाँ पे इतने फ्रॉड, जैसे लास्ट ईयर के आंकड़े 23,000 करोड़ रुपए का 2024 में साइबर अपराध से नुकसान हुआ है। पर क्या एआई से वो और खतरनाक हो गया है? अपराध ये नहीं है कि एआई के आने के बाद ही है, अपराध उससे पहले भी था। ठीक है, बस अपराध करने का तरीके बदल गए। हाँ। और अभी एआई के और क्या क्या बहुत खतरनाक रूप आ रहे हैं। कहीं ये डीप लर्निंग करते करते एक ऐसा फर्स्ट इंटेलिजेंट प्लैनेट पे आदमी ना बन जाए और हम लोग सेकंड रह जाए। क्या एआई से दूर रहकर अब सर्वाइवल पॉसिबल है? तो रहना तो है, एआई के साथ तो अब रहना ही है। सबकी नौकरियां कहाँ जाएंगी? वो जिस स्केल पे आप काम करें वो बढ़ाएगा। आप पर्सनल डेटा मत डालिए। आज अगर आप यूज़ कर रहे हो जनरेटिव एआई, तो पहले तो उसको ठीक से यूज़ करना सीखिए। एक बड़ा पॉपुलर एआई एप्लीकेशन एक साइंटिस्ट रिसर्च करके बना रहा था और उसने सोचा कि अब इसको बंद कर दिया जाए, तो वो उसने मना कर दिया बंद होने से। एआई ने उसने जब बंद करने की कोशिश करी तो जो इंजीनियर उसको कंट्रोल कर रहा था वो बोला, मैं आपकी सारी ईमेल्स रिमूव कर चुका हूँ, मुझे पता है कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है इस पर्सन के साथ। अगर आपने मुझे ज़रा भी बंद करने की कोशिश करी तो मैं ये इन्फॉर्मेशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतरस, मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध। हम में से अधिकतर लोग अपने दिमाग से एक हद तक ही सोच सकते हैं। अगर हमारी बुद्धि शकुंतला देवी जैसी ना हो तो बिना कागज कलम या कैलकुलेटर के 16,951 को 67 से विभाजित करने की हम कोशिश करें, बिना किसी नोट के हफ्ते भर की खरीदारी करने की कोशिश करें, क्या यह संभव है? आप में से ज्यादातर लोगों का उत्तर होगा नहीं, हमसे नहीं होगा। लेकिन आजकल हमारा अधिकतर काम हमारे स्मार्ट डिवाइसेस करने लगे हैं। चाहे दफ्तर हो या घर, कार को नेविगेट करना हो या एलेक्सा को इंस्ट्रक्शन देना, हमारा बहुत सा काम बहुत आसानी से इन स्मार्ट डिवाइसेस से हो रहा है। जब हम अपने जीवन को आसान बनाने के लिए इन उपकरणों पर निर्भर होते हैं, तो क्या हम खुद को अधिक बुद्धिमान बना रहे हैं या मूर्ख? क्या हमने दक्षता में सुधार के लिए खुद को धीरे धीरे मूर्खता की ओर धकेल दिया है? यह प्रश्न विशेष रूप से जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई तकनीक जैसे कि ओपन एआई की चैट जीपीटी के संदर्भ में बहुत अहम है, जिसे आज हर हफ्ते लगभग 300 मिलियन लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट और कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय के रिसर्चर्स की एक टीम द्वारा किए गए एक स्टडी के अनुसार इसका उत्तर है हाँ, हमें ये स्मार्ट डिवाइसेस मूर्ख बना रहे हैं। लेकिन पूरी कहानी इससे कहीं ज्यादा जटिल है। सवाल है कि भविष्य में एआई हम पर कितना हावी होने जा रहा है, हमारी सुरक्षा को कितना खतरा है। क्या हम सबको एआई के बारे में जानना जरूरी है? और आने वाली पीढ़ी का जीवन एआई से बनेगा या बिगड़ेगा? इसी पर बात करेंगे आज हम बतरस में, और इसके लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं दो मेहमान। रक्षित टंडन जी, इनका मैंने बहुत बार इंटरव्यू किया हुआ है क्योंकि बहुत ही जाने माने साइबर सिक्योरिटी और एआई एक्सपर्ट हैं। और साथ ही कुणाल महाजन, जो कि एआई एक्सपर्ट तो हैं ही, लेकिन अमर उजाला की एआई टीम लीड भी करते हैं। ये तो बहुत सारी सिचुएशंस के ये हर दिन सामना करते होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का बतरस में। पहला सवाल मेरा आप दोनों से एक ही है, एआई ब्लेसिंग है या कर्स? ब्लेसिंग भी है और कर्स भी है। अगर हम बात करें पहले ब्लेसिंग की, तो जो बहुत जटिल समस्याएं थी, जो हम कैलकुलेटिव इश्यूज थे प्रोग्रामिंग के और डिसीजन मेकिंग के, और बहुत टीडियस काम जो हम लोगों को बहुत समय लगता था एक ह्यूमन इंटेलिजेंस से करने में, आज वो एआई उनको सेकंड्स में कर देता है। जैसे आप देख रहे हैं आजकल एआई में, अभी आज ही मैं पढ़ रहा था, एक पीड़ित हैं जिन्होंने अपना वो लिखा है, ब्लॉग में लिखा है कि वो 10 वर्षों से जूझ रहे थे अपनी डायग्नोसिस से, और उन्होंने दुनिया भर के इलाज और डायग्नोसिस करा लिए, जो एक जनरेटिव एआई चैट जीपीटी ने उनको 10 साल वाली डायग्नोसिस एक बार में दे दी। और उसके बाद उसे जब वेरीफाई किया गया बड़े बड़े अस्पतालों और डॉक्टरों से, तो वो सही निकला। तो ये एक अगर हम देखते हैं आगे चल के जो टाइम बचाना, एक्यूरेसी लाना कामों में, उसमें ये ब्लेसिंग है।
अब वही वाली बात है, जब टेक्नोलॉजी आई थी तो हम साइबर क्राइम की बात ही नहीं करते थे, हम तो सिर्फ बात करते थे अकाउंटिंग बढ़िया हो गई, हमारी एजुकेशन सिस्टम में बढ़िया हो गया, टेक्नोलॉजी से आज हम लोगों से जुड़ पा रहे हैं। लेकिन आपने देखा कि ये एक साइबर डेमिक बन गया पिछले कुछ वर्षों में, यहाँ पे इतने फ्रॉड, जैसे लास्ट ईयर के आंकड़े 23,000 करोड़ रुपए का 2024 में साइबर अपराध से नुकसान हुआ है। और अगर अभी हम ओपन एआई की बात करें, जिसकी हम बात कर रहे हैं चैट जीपीटी की, उनकी जून 2025 की अपनी एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने खुद ये एक्सेप्ट किया है उस रिपोर्ट के अंदर कि कितने प्रकार के फ्रॉड करने की कोशिश की गई और की गई चैट जीपीटी के द्वारा, और उन लोगों ने उसका संज्ञान लेते हुए उन खातों को ब्लॉक किया। अच्छा। उसमें उन्होंने बताया नौकरी के नकली कैंपेन्स चलाना, उन्होंने बताया फेक न्यूज़ और पॉलिटिकल और जियोपॉलिटिकल टेंशन्स को क्रिएट करने के लिए कंटेंट बनाना। और ये तो हम लोगों ने भी देखा था अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जब वो नकली वीडियोस निकल के आ रहे थे और देखने में बड़े असली लग रहे थे कि जलंधर पे बम गिर गया, वहां पे हमने ये कर दिया। ऐसी कितनी फेक न्यूज़ डिसेमिनेट उस टाइम पे हुई जो एआई से की गई। तीसरा उन्होंने बताया कि जो सोफिस्टिकेटेड फिशिंग कैंपेन, फिशिंग यानी कि जो पहले चला करता था ना, मेल भेजी, क्लिक करा, पासवर्ड चुरा लिया, उसको एआई से सोफिस्टिकेटेड बनाना। अच्छा। और वो उनके एलएलएम्स के द्वारा किया गया, सोशल इंजीनियरिंग एलएलएम्स के द्वारा किया गया। और जैसे ही उन लोगों को पता चला कि इस तरह का एक पैटर्न दिख रहा है तो उन्होंने ये खाते ब्लॉक किए। ये अभी जून 2025 की रिपोर्ट है। और डीप फेक, वॉइस क्लोनिंग, और जो मेरे को एज एक्सपर्ट एक खतरा अब दिखाई दे रहा है कि ये जो हम लोग ट्रेन कर रहे हैं डेटा से, और जो एलएलएम्स जिनको हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बोलते हैं, जिनको ट्रेन करके ये एआई हमें ह्यूमन इंटेलिजेंस की नकल करता है, ये बेसिकली एआई नकल कर रहा है ह्यूमन इंटेलिजेंस की, हमारी तर्क करने की शक्ति, हमारी संवेदना की शक्ति, ये सब वो सीख रहा है डेटा से। तो अगर उस डेटा को कोई हैक कर ले, आज तो डेटा हैक हो जाता है, लोगों का डेटा चोरी हो जाता है। लोग डेटा डिडलिंग कहते थे उस जमाने में कि मेरा बिजली का बिल 1000 यूनिट है, वो उसको चेंज करके 200 कर देते थे। लोग रिजल्ट नकली बना लेते थे। तो आप सोचिए कि अगर इस एलएलएम को ही किसी ने हैक कर दिया, और हम एआई पे डिपेंडेंट हैं, हम तो सोच रहे हैं कि जो ये जवाब हमें मिल रहा है ये बिल्कुल एक्यूरेट और सही है, तो उसके क्या खतरे और असर होंगे, ये इससे पता चलता है। तो अब साइबर सुरक्षा एआई में बहुत जरूरी हो गई है। साइबर सिक्योरिटी में हम और डिटेल में आएंगे, लेकिन मैं एक बहुत छोटा एग्जांपल, अब मैं एक इंटरव्यूअर हूँ, हर दिन मैं अलग अलग लोगों के इंटरव्यूज़ करती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं हर इंटरव्यू के पीछे कितनी मेहनत करती हूँ। अगर आपका मुझे इंटरव्यू करना है तो मैं आपके पिछले 10 जितने भी यूट्यूब पे वीडियोज़ होंगे वो देखूंगी, अगर आपने कहीं कोई टॉक दी होगी उसको देखूंगी, उससे अपने 20 सवाल कंपाइल करूंगी। अब आजकल क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग, खासकर नई पीढ़ी, सिर्फ चैट जीपीटी पे, ग्रोक पे डालना है। और मैंने आज ये करके देखा, असल में करके देखा, आजकल मैं ये करती हूँ, उन सवालों का इस्तेमाल नहीं करती। अगर मैं डालूँ कि पॉडकास्ट क्वेश्चंस फॉर अक्षय टंडन, फॉर कुणाल महाजन, 15-20 सवालों की लिस्ट, हो सकता है वो सवाल मेरी बुद्धि से जितने मैंने सोचे थे उससे बेहतर होंगे, लेकिन इससे फायदा किसको हुआ? मैंने अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं किया, जो मैं 2-3 घंटे की पढ़ाई करती थी वो नहीं की, 5 मिनट में सवाल निकाले और वो वैसे के वैसे पूछ लिए। तो वो कितनी बड़ी कंसर्न है कि हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना तो छोड़ देंगे, मेहनत छोड़ देंगे। क्या होगा कुणाल आगे? और खासकर आप एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में एआई की टीम को लीड करते हैं, मीडिया पर वैसे भी कई बार सवाल उठते रहते हैं कि कभी फेक वीडियो कहीं किसी ने डाल दिया, हमने उसका फैक्ट चेक नहीं किया। आप क्या देख रहे हैं इस समय अपने आसपास स्थिति एआई को लेकर? देखिए, अब मीडिया में सबसे इम्पोर्टेंट है कि फैक्ट चेकिंग बहुत ज़रूरी है, और हमारे पास बिल्कुल भी स्कोप नहीं है कि हम कोई भी चीज़ गलत दिखा पाएँ। ये चीज़ और जो आपका सवाल है कि हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना छोड़ चुके हैं, ये एआई का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। स्पेशली ये छोटे बच्चे जो आजकल स्कूल वाले किड्स हैं, वो क्या है कि वो होमवर्क से लेके हर चीज़ उससे चैट जीपीटी से करना चाह रहे हैं। उससे क्या है कि उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी बहुत कम हो रही है, उनकी सोचने की एबिलिटी, समझने की, फैसले लेने की एबिलिटी बहुत कम हो रही है। तो हमें कोई भी टेक्नोलॉजी आती है तो हमें उसके पॉजिटिव के साथ उसका नेगेटिव भी देखना चाहिए। हमें उसको एज अ फ्रेंड की तरह यूज़ करना चाहिए, ना कि एक अल्टरनेटिव की वो हमारे लिए फैसले लेना शुरू कर दे। और यही चीज़ हम देख रहे हैं कि आज की युवा पीढ़ी जो है वो ये चीज़ को समझ नहीं रही कि इसको हम एज अ पॉजिटिव साइड देखें, कि ये हमारी हमें आइडियाज दे पाए, ना कि ये हम सारा होमवर्क, पूरा काम ही उससे नकल, मतलब हम छोटे थे उसको नकल करना कहते थे, वो नकल तो मतलब बिल्कुल ऑफिशियल हो गई है। बट कुणाल, एआई टीम लीड जैसे मैं कह रही हूँ कि एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की, तो आप लोग क्या काम करते हैं, क्या आपकी जिम्मेदारी है?
अब देखिए मीडिया में अब आप देखोगे कि पिछले कुछ सालों में कंटेंट का पैटर्न बहुत चेंज हुआ है। लोग पहले आर्टिकल्स टेक्स्ट बेस्ड न्यूज़ कंजम्पशन था या कंटेंट कंजम्पशन था। अब धीरे धीरे इमेजेस आनी शुरू हो गई, सोशल मीडिया आया, इंस्टाग्राम आया, फिर धीरे धीरे रील्स आ गई, यूट्यूब शॉर्ट्स आ गए, वीडियोस आ गए। तो ऑडियंस का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। अब उस शॉर्ट अटेंशन स्पैन में आपको उसको सबसे सही खबर भी दिखानी है, सबसे काम की खबर भी दिखानी है और सबसे लेटेस्ट खबर भी दिखानी है। अब वो चीज़ टेक्नोलॉजी के बिना पॉसिबल नहीं है। हमारे पास अमर उजाला में करोड़ों यूजर्स आते हैं डेली। अब हर किसी के लिए क्या खबर दिखाएंगी, क्यों, कौन सी खबर उसके काम की है, वो एआई सबसे बेस्ट कर सकता है। वो चीज़ टेक्नोलॉजी के बिना पॉसिबल नहीं है। वो एक इंसान के बस की बात नहीं है कि हर एक इंसान को उसके काम की खबर दिखाई जाए। इसको क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम के इसको बोलते हैं रिकमेंडेशन इंजन। recommendation, तो इन चीज़ों पे हमारा सबसे ज़्यादा फोकस है कि हम हाइपर पर्सनलाइजेशन जाए। हाइपर पर्सनलाइजेशन से मेरा मतलब है कि मैं आपको जितना पर्सनली जितना समझ पाऊँ कि आप किस गांव तक की में रहते हो, उस गांव में आप इंटरेस्टेड हो, आपको किस स्पोर्ट्स में रुचि है, मैं उस चीज़ की आपको खबर दिखाऊं। तो उन चीज़ों में हम जाना चाह रहे हैं। और अगर मेरा इंटरेस्ट किसी चीज़ में नहीं है तो अमर उजाला पे हम आपको वो चीज़ें नहीं दिखाएंगे। तो वो तो वही हो गया, प्राइवेसी का जो सवाल हमेशा चलता रहता है कि मैंने एक जगह कहीं क्लिक किया तो वो आपको पता चल गया कि ये चीज आज से नहीं है, ये चीज पहले से है। अगर आप YouTube पे जाएंगे ये चीज पहले भी होती थी। अगर आप ई कॉमर्स पे एक चीज लेंगे, आप बैग लेंगे, तो क्या एआई से वो और खतरनाक हो गया है यार? खतरनाक नहीं है, मैं बोलूंगा कि ये और बेहतरीन हो गया है। मैं आपके लिए जो कर रहा है, रिकमेंडेशन भेज रहा है, उसके लिए तो ठीक है, लेकिन जो यूजर है जो उसके लिए भी अच्छा है। अगर आप स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं और मैं आपको खबरें दिखा रहा हूँ पॉलिटिक्स की, तो आपके लिए भी वो अच्छा नहीं है, आपका भी टाइम खराब जा रहा है और हमारे लिए भी फायदा नहीं है। बट अगर मैं आपको अच्छे से समझ पा रहा हूँ कि आप एक बिहार के किसी गांव में आप फॉलो करते हैं, तो मैं आपको सुबह उठते ही आपके पास वो बिहार के उस गांव की खबरें होंगी। तो आपके लिए सबसे बेहतर है कि आप अपने गांव को बैठ के फॉलो कर पाएंगे। और आपके साथ कोई और यूजर है, वो कोई और का यूपी का है, मैं पंजाब से हूँ, तो मैं पंजाब फॉलो करता हूँ। तो टेक्नोलॉजी इस तरीके से हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रही है कि हमें जो चीज़ चाहिए वो चीज़ हमें रेकमेंड हो रही है और वो चीज़ बहुत बेहतरी से हो रही है। वो चीज़ अगर कोई इंसान करना चाहे उसके बस के नहीं है। वो टेक्नोलॉजी में मास स्केलिंग बहुत ईजी है। रक्षित जी, आप लोग बहुत सालों से साइबर क्राइम से जूझ रहे हैं और हर बार आपके लिए भी एक नया चौंकाने वाला एक क्राइम हो जाता होगा कि अब इससे कैसे निपटना है। एआई ने आपका काम और कितना मुश्किल कर दिया है? मैं तो कहूँगा कि अपराध बढ़ा है, अपराधियों की हिम्मतें बढ़ गई हैं। मैं ये कहूँगा, जो अपराधी पहले सिर्फ सोशल इंजीनियरिंग पे था, जब साइबर अपराध शुरू हुआ तो याद है वो कॉल आया करते थे रैंडमली कि आपका अपना ओटीपी दे दीजिए, खाता बंद हो जाएगा। आज वही एआई के मिसयूज से, मैं कहूँगा मिसयूज से, उसके पास तमाम तो डेटा है आपका, तमाम तरह के मैलवेयर्स डिज़ाइन कर पा रहा है एआई में। डार्क एरियाज में और क्रिमिनल एरियाज में कुछ, आपने तो चैट जीपीटी सुना है, वॉर्म जीपीटी, हम तो चैट जीपीटी और ग्रोक दो सुने बस है। तो वॉर्म जीपीटी, डार्क जीपीटी, हैक जीपीटीज बन गए हैं। जनरेटिव एआई से हैकर्स ने ऐसे टूल्स बना दिए जिसमें आपको सिर्फ प्रॉम्प्ट लिखना है कि मुझे इस तरह का वायरस चाहिए जो फ़ोन में जाते ही सारे ओटीपी मुझे भेजना शुरू कर दे सामने वाले के, तो वो मुझे 30 सेकंड के अंदर उसका कोड लिख के फाइल बना के दे देगा। बस अब मुझे वो फाइल डिलीवर करानी है। और मैं आपको कहूँगा, एक कुणाल जी का व्हाट्सएप चुरा के हैक करके आप पे मैसेज आएगा, पुनीत जी आपके ट्रस्टेड कांटेक्ट हैं, एक एआई एक्सपर्ट है अमर उजाला के, आप उन्हें कब से जानते हैं, उनका मैसेज आएगा, ऋचा जी ये मेरा नया एप्लीकेशन है, ज़रूर क्लिक करिए, और उसका नाम होगा au.apk। अब आपको लगेगा ये तो ट्रस्टेड कांटेक्ट है, और ये करने में किसने मदद कर दी? एआई ने। आप ही की आवाज़ में आप ही का वीडियो ये प्रमोट कर रहा होगा सोशल मीडिया पे कि मैंने इस कंपनी में पैसा निवेश किया, मेरा 10 गुना हो गया पैसा। अब ऋचा जी के इतने सारे फैंस हैं, वो कहेंगे अरे ऋचा जी कह रही हैं और ये घटना घटी है, ये हुआ है कुछ, ये बहुत हुआ है। स्टॉक ट्रेडिंग में, इन्वेस्टमेंट स्कैम में ये लोग नारायण मूर्ति से लेके, मुकेश अंबानी से लेके, विराट कोहली से लेके, सचिन तेंदुलकर से लेके, इन सब के ऐसे वॉइस क्लोनिंग करके नकली वीडियोस बनाए हैं, और जिसमें कभी किसी गेम का, नकली गेम का प्रमोशन हो रहा है, और ये इसे डीप फेक कहते हैं। कई कंप्लेंट्स आई हैं जहां शरीफ बच्चों ने शिकायत करी कि हमारी इंस्टाग्राम से तस्वीर चुरा के या फेसबुक से तस्वीर चुरा के उसकी गलत फोटो बना दी, इनअप्रोप्रिएट बना दी।
डीप न्यूड नाम दिया जाता है इसको। तो ऐसे खतरे दिख रहे हैं। वॉइस क्लोनिंग में तो हमें अभी एक केस था जिसमें एक महिला ने 1.5 लाख रुपए जमा कर दिए जब उस पर एक कॉल आया और उस कॉल में उसको अपने ही भतीजे की आवाज़ सुनाई दी कि मैं फंस गया हूँ, मैं परेशान हो गया हूँ, आप पैसा जमा कर दीजिए। वॉइस क्लोनिंग का उदाहरण है। और एक बड़ा उदाहरण ये था कि एक बहुत बड़ी कंपनी ने $2.5 लाख जमा कर दिए जब उसके CEO की आवाज़ में एक फेक जूम कॉल चली पूरी, और उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया कहने पे। ये हुआ है, विश्व में हुआ है ये। और इस तरह की जो घटनाएं, तो AI से हैकिंग टूल्स को, फिशिंग कैंपेन्स चलाना, ये जो मैं अभी जिक्र कर रहा था रिपोर्ट का जिसमें बताया गया नकली एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स चलाई जा रही हैं, तो ये इसके मिसयूज़ और ख़तरे हैं जिससे हाँ साइबर अपराध में बढ़ोतरी हो रही है दिन पे दिन। और लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचाना कि असली और नकली का फ़र्क कैसे पता करें, और अब इस पे भी रिसर्च हो रही है। AI से ही हम ऐसे टूल्स भी तैयार कर रहे हैं। तो देखिए मैं वही पूछने वाली थी कि अब यूजर्स में क्या है। अब आप इन्हीं क्राइम से लड़ने के लिए भी AI का ही इस्तेमाल करेंगे? आपकी पुरानी टेक्निक तो चलेगी नहीं चलेगी। ये ऑलरेडी हो चुका है। अब जितने भी LLMs वाली कंपनीज है, जैसे ओपन AI है, उनके पास टेक्निक है कि वो पहचान सकते हैं कि ये कंटेंट AI का जनरेटेड है कि नहीं। गूगल ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है, गूगल का एक टूल है। अगर गूगल के किसी भी AI टूल के थ्रू कोई कंटेंट बना है तो वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि वो गूगल का AI कंटेंट है कि नहीं। तो अगर हम नेगेटिव साइड देते हैं किसी भी चीज की, तो मुझे लगता है उसके पॉजिटिव साइड्स भी बहुत ज्यादा है। हाँ। तो अपराध ये नहीं है कि AI के आने के बाद ही है, अपराध उससे पहले भी था। ठीक है, बस अपराध करने का तरीका बदल गया। हाँ। जब टेक्नोलॉजी नहीं था, चोरियां तब भी होती थी, लूटमार तब भी होती थी। शायद संख्या बढ़ गई होगी, साइबर क्राइम विजिबिलिटी बढ़ गई है ना। पहले वो चीज था। तो ये एक चीज है कि अब मुझे लगता है सरकार इसमें अच्छा काम कर रही है। अब आप देखोगे कि आप कॉल करते हो तो सरकार एक मैसेज डालती है कि कोई भी ऐसे कॉल्स पे विश्वास ना करें। तो ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है देश के लिए। तो हम अब कोई भी चीज़ आती है तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम उससे डर जाएं, हम पीछे रह जाएं, या फिर उसके साथ बढ़ के हमें पहचानना है कि क्या इसके नेगेटिव्स है, क्या पॉजिटिव्स है, और उसको आगे बढ़ें। तो सरकार इसमें अच्छा काम करे और यूज़र को भी अवेयर होना पड़ेगा कि ऐसी चीज़ें लोग करते हैं, वॉइस क्लोन ही कर रहे हैं, और धीरे धीरे ये चीज़ें कम होंगी और जैसे यूज़र अवेयर होंगे। तो 2-3 चीज़ें करते हैं अब जो अच्छा हो रहा है। जैसे जो हम लोग इंस्ट्रक्शंस की बात कर रहे थे, या ठीक है कि अगर मैं कायदे से तो मुझे रिसर्च करनी चाहिए अपने सवालों की, लेकिन अगर मेरे पास समय नहीं है तो बहुत सारी रिसर्च होके आपके 10-15 इंटरव्यूज़ का एक वो निकाल के कंक्लूजन निकाल के मुझे सवाल मिल रहे हैं, वो ठीक है, अच्छा हो गया। लेकिन जैसे हम लोगों ने बात की डीप फेक तो अब सबको मेरे ख्याल से पता है, वॉइस क्लोनिंग, और अभी AI के और क्या क्या बहुत खतरनाक रूप आ रहे हैं जिनके को लेकर कम से कम हमें जागरूक होना चाहिए। देखिए, मैंने एक उदाहरण तो आपको दे दिया जिसमें कि अगर AI के ही डेटाबेसेस और जो ट्रेंड LLMs हैं उनको कोई ब्रीच करके उनको मॉडिफाई कर दे तो वो हमें गलत रिजल्ट्स की तरफ ले जा सकता है। तो उस पर अभी रिसर्च काफ़ी हो रही है, उन्हें प्रोटेक्ट किया जा रहा है। और अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं तो मेरे को एजुकेशन में जब पहले 50 बच्चों की क्लास होती थी तो जो टीचर होता था वो ये नहीं जान पाता था कि रक्षित स्लो लर्नर है, अमित फास्ट लर्नर है, और 50 बच्चों की क्लास में वो अपना सब्जेक्ट पढ़ा के निकल जाया करते थे। अब AI के आ जाने से उनके बिहेवियर, उनके हिसाब से लर्निंग कराना, इसका बहुत उपयोग हो रहा है एजुकेशन के अंदर, और उससे उस बच्चे को वही सब्जेक्ट उसके तरीके से सिखाया जा रहा है। तो मैं नहीं कॉम्प्लेक्स वर्ड समझ पाता था, मेरी लर्निंग कैपेबिलिटी स्लो थी, तो मुझे वो स्लो तरीके से बताएगा क्योंकि वो मुझे समझ गया है, वो मुझे लर्न कर रहा है मेरे डेटा को, मेरे बिहेवियर को। तो AI इन एजुकेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। जो हमारे टीचर्स हैं जिनके पास एक स्टैग्नेट कंटेंट रह गया था, क्वेश्चन के पीछे के 10 क्वेश्चन थे, उनमें से वो आंसर्स और हमारे टेस्ट में हमारा असेसमेंट करते थे, आज कंटेंट क्रिएशन में, और जैसा आपने कहा कि उसने 15 इंटरव्यू में से बढ़िया 10 सवाल निकाल के दे दिए, तो अगर मैं उसको 100 पुराने साल के पेपर्स दे दूं तो वो उसके बेस्ट कॉम्बिनेशंस बना के मुझे दे देगा, जिससे मेरा जो असेसमेंट है वो और अच्छा बनेगा। तो आज एजुकेशन में ये इस्तेमाल हो रहा है, हेल्थ केयर में, मेरे पुलिसिंग में। ये जो मैंने डीप फेक्स की बात करी, इन डीप फेक्स को पहचानने के लिए हम पे AI टूल्स हैं। अच्छा। फेशियल रिकग्निशन, अभी आपने दिल्ली पुलिस का बहुत अच्छा केस सुना होगा जहाँ एक डिस्ट्रक्टेड बॉडी मिली हमको,
एआई ने उसका एक फेस कंस्ट्रक्ट किया और उस फेस को फेशियल सर्च से जब सर्च किया तो उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल हमें दे दी और उस बच्चे की पहचान हो सकी वो जो हमारे यहाँ अज्ञात उसमें पड़ा हुआ था। अभी एक गुड़गांव में घटना घटी जहाँ पे कैमरे में कैद हुआ कि कुछ गलत लोगों ने एक यंग लड़कों को बाइक के ऊपर मारा पीटा। उसमें एआई फेस रिकग्निशन से ही हम उसकी पूरी, तो एआई का ये वाला जो रूप है फेस रिकग्निशन और प्रिडिक्टिव पुलिसिंग, हमारे कुंभ में इसका काफी अच्छा इस्तेमाल हुआ था। भीड़ में हमने डेटाबेस डाल दिया, पूरा ट्रेन कर दिया कि भाई रक्षित टंडन ऐसे दिखते हैं, अब रक्षित टंडन मूंछ लगा लें, दाढ़ी लगा लें, गंजा हो जाए या कलर कर लें बाल, तो भी एआई मैच कर देगा। ऐसे कई टूल्स हैं जो आज हम पुलिसिंग में यूज करते हैं कि अगर रक्षित टंडन भेष बदल के निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो वो मैच करके बता देगा ये इतना % चेहरा रक्षित जी से मैच कर रहा है। कुंभ में मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि कुंभ में हमने अमर उजाला में एक चैटबॉट बनाया था। अब कुंभ में इतने ज़्यादा इस बार 60 करोड़ के करीब लोगों के आने की आशंका थी और हमारे पास जो भी है इंफॉर्मेशन है लेटेस्ट, अगर कोई स्नान की तिथि बदल रही है या फिर कोई घाट की इन्फॉर्मेशन बदल रही है, कोई रास्ते बंद हो रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन लोगों तक कैसे पहुंचा सकती है? अब इतनी भीड़ है तो और कोई पॉसिबिलिटी तो है नहीं। तो हमने अमर उजाला में एक चैटबॉट बनाया था जहाँ पे आप टेक्स्ट के थ्रू, वॉइस के थ्रू, हिंदी, इंग्लिश कैसे भी करके उससे बात कर सकते थे और वो एआई से हो रहा था। वो सब एआई से हो रहा था और वो रियल टाइम इन्फॉर्मेशन दे रहा था। और रिलायबिलिटी के लिए जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि एआई रिलायबल है कि नहीं, तो उसके लिए हमने सिर्फ गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट और अमर उजाला की इन्फॉर्मेशन को ही यूज किया और वहां पे जो अपडेट आ रही है वही हम यूजर को दे रहे थे। तो हमने जब एनालाइज किया कि लोग बहुत एक्टिवली उसको यूज कर रहे थे कि मैं इस घाट पे हूँ, यहाँ से जाने का रास्ता क्या है, हम दे रहे थे, कौन सी ट्रेनें चल रही है, कौन से रास्ते बंद हो चुके हैं, वो चीजें हम दे रहे थे। तो एआई ने बहुत हेल्प किया उस दौरान हमारे लिए और वो काफी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट जो बता रहे हैं लर्निंग वाला जनरेटिव एआई के चैटबॉट्स, ये एक आज बहुत बड़ी सुविधा बन गई है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, आज जितनी सेवाएं हम फोन्स पे यूज कर रहे हैं, खाना मंगाने वाली, कैब बुक करने वाली या इवन इंश्योरेंस पॉलिसी, जैसे मैं 2 उदाहरण दूंगा, एक कल का और एक आज का। कल हमने कुछ मंगाया और वो गलत आया। अब पहले क्या होता था, कॉल सेंटर में लाइए, लूप में पड़े रहिए, 1 दबाइए, 10 दबाइए और आप थक हार के फोन काट दिया करते थे। मैं अपने चैटबॉट पे गया, मैंने लिखा, उसको पता था कि आपने ये ऑर्डर किया हुआ है, इसमें समस्या है। मैंने हाँ, उसमें भी मैंने 3 चीज़ें मंगाई थी। बोले किसमें समस्या है? मैंने तीसरी वाली में। मैंने क्या समस्या है? बोले इसकी फ़ोटो भेजी। मैंने फ़ोटो भेजी, 35 सेकेंड्स में जवाब आया, वी आर सॉरी, आपके साथ जो गलत हुआ, हम आप कहें तो आपको नई डिश भेजें या आप आपका पैसा रिफंड करें। मैंने मेरा पैसा, वो भी मैं क्लिक कर रहा हूँ, बात नहीं हो रही किसी से। मैंने कहा 1 आई वांट रिफंड और वो 1 दबाया है और मेरे पास बैंक से एसएमएस आया, इतना पैसा वापस आपके खाते में आ गया। आज सुबह हमारी वाइफ ने बताया कि कोई पॉलिसी हमारी जो है उसका प्रीमियम ड्यू है, वो जमा नहीं हो पाया, आप देखिए ज़रा। मैं बॉट पे गया, मैंने लिखा 3 पॉलिसी आ गई। बोले कौन सी वाली? मैंने दूसरा नंबर। बोले इतना प्रीमियम है, मैंने जमा करना है। मैंने हाँ ओके, QR कोड ये रहा, स्कैन करो, कर दिया, हो गया। अब बताइए, पहले इन्हीं चीज़ों में, एक टिकट बदलने में, तो आज जनरेटिव है और वो हमारे डेटा से ही ट्रेन हो रहा है। उसे पता है कि मेरी क्या रिक्वायरमेंट है, मेरा नंबर उसके पास रजिस्टर्ड है, उसे पता है मैं क्या क्या सेवाएं ले रहा हूँ। तो ये फायदे हैं। लेकिन आप जब कह रहे हो ना, क्या होता है कभी कभी अचानक किसी यंग बच्चे ने अपनी कोई वल्गर फोटो देख ली, उसके साथ डीप फेक हुआ है, कितनी देर में वो बच्चा अपना बुद्धि इस्तेमाल कर पाएगा कि ये फेक है, क्या है, क्यों है, और क्या पता वो बच्चा कोई गलत कदम उठा ले, कुछ कर ले, सुसाइड कर ले, कि ब्लैकमेल से डर जाए। तो ये सब कितने खतरे। बिल्कुल ऋचा जी, और इसीलिए जागरूकता बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। इस पे गवर्नमेंट को काफ़ी एक्शन लेने की ज़रूरत है कि जो भी एआई रिलेटेड कंटेंट है उसको कैसे आइडेंटिफाई करके और ये इंटरनेट से कैसे हटाया जा सकता है। हाँ। ये सब किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की पॉसिबिलिटी नहीं है, उसमें गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं लगा मुझे, ऐसा कई बार लगता है कि इतना बड़ा, ठीक है उसको राक्षस ना भी कहें, एक कोई जीव खड़ा होता जा रहा है, जंतु हमारे सामने, कि हमें समझ में नहीं आएगा उससे क्या करें। उनका वीडियो सुनिए, जेफरी हिंटन जो फादर ऑफ एआई कहलाते हैं, जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला है, उन्होंने गूगल से नौकरी छोड़ दी थी। आप उनका एक वीडियो देखिएगा तो उन्होंने भी यही कहा कि मुझे बस यही डर है कि अगर इसको अभी मॉडरेट नहीं किया गया, उस पर इफेक्टिव कानून नहीं बनाए गए, तो कहीं ये डीप लर्निंग करते करते एक ऐसा फर्स्ट इंटेलिजेंट प्लैनेट पे आदमी ना बन जाए और हम लोग सेकंड रह जाएं।
तो ये है, क्योंकि आप बताइए, एक डॉक्टर का तो मजाक में मैंने पढ़ा आर्टिकल, दुबई की कोई डॉक्टर साहब ने लिखा कि जो न्यूमोनिया पढ़ने में, एक्सरे में मैंने 20 साल अपने करियर के लगाए हैं और आज मैं एक एक्सपर्ट डॉक्टर बना हूँ, वो 10 सेकंड के अंदर वो एक्सरे में न्यूमोनिया एआई ने ढूंढ के दे दिया मेडिकल के अंदर। तो मैं सोच रहा हूँ मैकडॉनल्ड में बर्गर की नौकरी ढूंढ लूँ, कोई बर्गर बेचने की। इस पे मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। अभी लास्ट वीक मैं कॉन्फ्रेंस में गया था जहाँ पे डॉक्टर से बहुत ज़्यादा एआई की रिलेटेड ही बात हो रही थी, तो यही उदाहरण मैंने उनको दिया डॉक्टर साहब को। तो उन्होंने कहा कि एआई कुछ मामलों में तो बहुत अच्छा है कि बहुत रेयर वाला निमोनिया है वो पकड़ लेगा, बट कुछ जनरल वाले केसेस होंगे जो एक डॉक्टर बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर लेगा, एमबीबीएस वाला स्टूडेंट भी आइडेंटिफाई कर लेगा। और पर्सनलाइज्ड टच तो हर चीज से खत्म हो जाएगा। वो चीज़ वो क्या कर रहा है कि जहाँ पे किसी दवाई की जरूरत नहीं है, वो उसको भी बोलेगा कि इसको निमोनिया हो गया, इसको दवाई की जरूरत है। तो हमारे डॉक्टर एआई उतना एडवांस नहीं हुआ कि जितना हम डर रहे हैं या जितना हम मीडिया में डर रहे हैं। मुझे लग रहा है एडवांस नहीं, मुझे लग रहा है वो पर्सनल टच। अगर मेरा एक डॉक्टर है तो उसे हर चीज पता होगी कि मेरी एलर्जीज क्या है, मुझे किस चीज से तकलीफ होती है, मेरी लाइफस्टाइल क्या है। पहले डॉक्टर्स गूगल से करवाया करते थे। जब पेशेंट जाता था और वो आके बोलता था साहब मुझे लग रहा है मुझे ये बीमारी है, गूगल में तो चेक वो उनको कहते हैं गूगल में चेक करो। अब उनको ये लगता है कि वो एआई करके आया ऑलरेडी, चैट जीपीटी से सब पूछ के आया है। यहाँ पे मैं एक ऋचा जी बहुत इंपॉर्टेंट बात हाईलाइट करना चाहूँगा यूज़र्स के लिए, खासतौर से जो बहुत इंटरेक्टिव काम करते हैं। आप पर्सनल डेटा मत डालिए। आप लोग क्या करते हैं, आप पे एक रिपोर्ट आई, मान लीजिए ब्लड रिपोर्ट, आप उठा के वो अपलोड करके पूछते हो मुझे बताओ क्या करना है। ये नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको ऐसी कोई नॉलेज उससे लेनी भी है तो आप थर्ड पर्सन में बात करें और फिगर्स में बात करें कि अगर किसी का ब्लड काउंट इतना है, ये सार इतना है, तो आप क्या गाइड करते हो, ऐसे पूछना सही है। क्या हो रहा है अभी आप करके देखिएगा, मैंने करके देखा, मैं तो कुर्सी से उछल गया। मैंने सिर्फ मैंने एक लाइन लिखी, एक प्रॉम्प्ट कहते हैं हमारे यहाँ इस भाषा में, कि आप मुझे बताइए मेरे बारे में, मेरे प्रीवियस इंटरेक्शन जो हमारी बातचीत हुई है अब तक, उससे बाद आप मेरे बारे में क्या समझते हैं और मुझे कितना जानते हैं। उसने मुझे करीब 1.5-2 पेज का एक राइटअप लिख के दिया, और वो जो सब जनरल बातें कि आप ये एक्सपर्ट हैं, आप इस इंस्टीट्यूशन में गए हैं। अब क्या होता है, जैसे मैं आज कहीं गया, मैंने कहा चलो, पहले तो हम लिखा करते थे कि ये इंडियन इंस्टीट्यूट मीडिया में हमने ट्रेनिंग दी, यहाँ पे इतने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, इस पुलिस को प्रशिक्षण दिया, यहाँ पे ये बताया, हम हाथ से प्रॉम्प्ट लिख के और 2-4 हैशटैग जो हमें आते थे। अब क्या हो रहा है कि चैट जीपीटी कहता है अगर आप मेरे थ्रू लिखोगे तो आपका कंटेंट ज़्यादा वायरल होगा, क्योंकि वो उसको एनालाइज करके बताता है कि ये इस न्यूज़ के लिए। तो आपने उसमें लिख दिया राइट अ प्रॉम्प्ट फॉर मी, कि आज मैंने ऋचा अनिरुद्ध जी के साथ अमर उजाला पे अपना पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया, उसके बारे में मुझे एक फोटो डालनी है। तो वो मैंने अपना पर्सनल अब वो जब मैं पूछूंगा उससे आप इनके साथ मिल चुके हैं, आप इनके साथ पॉडकास्ट कर चुके हैं, उसने एक ऐसी बात लिखी जो मेरे को डर गया, क्योंकि मैंने वो कहीं भी नहीं लिखा होगा। उसने लिखा कि आपको चूंकि 300 दिन आप साल में काम करते हैं, ये उसने एनालाइज किया। आप 300 दिन साल में काम करते हैं तो आपको इतने पेड़ पौधे, प्लांटर्स और मोमेंटोज मिलते हैं कि अब आप लोगों को मना करते हैं कि वो आपको ना दें। तो जब ये लाइन उसमें मैंने अपने इंटरेक्शन में पढ़ी, मैंने ये तो हमारी आपस की एक अंदरूनी बात थी जो मैं सोचता था कि भाई, वाइफ भी परेशान होती थी कि भाई तुम 300 दिन कार्यक्रमों में जाते हो और सब जगह से ये पेड़ और मोमेंटोज ले आते हो, तो कहाँ जगह कहाँ है तुम्हारे छोटे से फ्लैट में, कहाँ रखूँ मैं। तो हम ये मजाक में बात करते थे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आज अगर आप यूज़ कर रहे हो जनरेटिव एआई, तो पहले तो उसको ठीक से यूज़ करना सीखिए। सिखाया तो है ही नहीं नवंबर में ये, लेकिन ये आपका वाला मैसेज मेरे तो ये डेटा कहीं देखिए, हम तो डेटा दिए दे रहे हैं ना, हम उससे इतना इंटरेक्ट कर रहे हैं तो वो जानता है। मैंने लिखा, आज मैं HDFC सिक्योरिटी समिट में गया था, इसके लिए पोस्ट लिखी है, तो अब उसे पता है कि मैं HDFC सिक्योरिटी समिट में गया था। अब इसमें 2 ऑप्शंस है, वो जितनी चीजें याद कर रहा है वो हमारे पास ऑप्शन भी है कि हम उसकी मेमोरी डिलीट कर सकते हैं, वो तो ऑप्शन है। वो एक अच्छे तरीके से भी देखा जा सकता है कि उसको सब कुछ याद है कि आप कहाँ ये थोड़ी नई पीढ़ी की तरह बोल रहे हैं ना, एआई के फेवर में ज्यादा बोल रहे हैं, हम थोड़ा पुराने उसके। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि क्योंकि जब भी कोई नई चीज आती है तो डर हमेशा होता है। जब इलेक्ट्रिसिटी आई थी तो डर था कि दिए बनाने वाले, मोमबत्ती बनाने वाले कहाँ जाएंगे, पर एक नई दुनिया पैदा होगी, पूरी दुनिया में बिजलीकरण हुआ,
नई नई नौकरियां मिली हैं, ठीक है। फिर जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया 1900s में, तो लोगों को लगा कि मशीनें आ गई, अब नौकरियां चले जाएंगे, बहुत दंगे हुए, कंप्यूटर्स के साथ भी फिर हुआ। फिर जब कंप्यूटर आया, गूगल के साथ तो भी सब में कंप्यूटर सीखा ना लोगों ने, अब आज एआई सीख रहे हैं। तो बस अब दैट ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि अब क्या हो रहा है कि जैसे अगर मैं अभी मीडिया में हूँ, ठीक है, और मैं सोचूं नहीं मैं तो एआई से दूर रहूंगी या कोई भी, क्या एआई से दूर रहकर अब सर्वाइवल पॉसिबल है या हर किसी को एआई सीखना ही पड़ेगा, ट्रेनिंग प्रॉपर लेनी पड़ेगी? अगर आपको अपनी रीच बढ़ानी है, अपने प्रोडक्ट और कंटेंट को बूस्ट करना है और अपने कंटेंट को और बेटर करना है, तो हाल पड़ेगा आपको एआई टूल्स में। आज आप एआई से इतने अच्छे वीडियोस बना सकते हैं, इमेजेस बना सकते हैं, प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं, जो आप शायद इतने डेटा आपके माइंड में रह ही नहीं सकता एक बार में बनाते समय। आप समझ रहे हैं? तो वो वहाँ तो मदद कर ही रहा है, तो रहना तो है एआई के साथ, तो अब रहना ही है। लेकिन हाँ, इसमें बस एक पॉइंट ये है जो हमारे लिए अभी जो हमें लग रहा है, जो छोटे बच्चों ने इसका सेवन करना शुरू कर दिया है होमवर्क्स के लिए, ये डेवलपिंग फेज होता है बच्चों का, 0 to 23 वाली जो एज है, पहले स्कूल और फिर कॉलेज, यहाँ बेस बनता है, फिर फाउंडेशन बनता है, एडोलेसेंस आया, टीनेजर, ठीक है। और यहाँ पे आपकी जो ब्रेन्स की जो सेल्स और नर्व्स हैं उनको चलाया जाता है और आप उससे डेवलप होते हैं, आपकी कॉग्निटिव संज्ञात्मक शक्ति बढ़ती है, तर्क करने की शक्ति बढ़ती है। अब मेरा होमवर्क आया, मैंने कुछ किया ही नहीं, मैंने बस एक चैट जीपीटी पे क्वेश्चन डाला, उसको कॉपी पेस्ट करके और अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया, तो मेरा तो दिमाग ही नहीं चला। तो अगर इतनी कम उम्र में, तो उससे जो प्रॉब्लम्स अब आगे दिखेंगी, तो ये जो 4th वाला जब आगे 12th में आएगा तो ये किस कंडीशन में होगा, वो मुझे सोच के डर लगता है। तो मुझे वो बैलेंस की ज़रूरत है। मैं एआई के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं आज हम लोग खुद सिखा रहे हैं एआई इन साइबर सिक्योरिटी, एआई कोडिंग, एआई प्रोग्रामिंग। आप सोचो, हम तो अब देख रहे हैं कि प्रोग्रामर्स की ज़रूरत नहीं है। आज से कुछ साल पहले मैं एथिकल हैकिंग सिखाता था, VAPT, वो एक लंबा प्रोसेस होता था, उसे कहते थे वल्नरेबिलिटी असेसमेंट पेन टेस्टिंग। वो करके हम बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लूप होल्स निकालते थे, और वो करने में हमें हफ्ता 10 दिन 12 दिन लगते थे और 3 से 4 दिमाग लगते थे, 8 से 9 घंटे रोज वो दिमाग चलते थे। आज मुझ पे एक वेबसाइट आती है, मैं अपने एआई लर्निड टूल को देता हूँ, वो मैं ह्यूमन ब्रेन्स 2 आदमी जो 10 दिन में 12 कमियां निकालते थे, वो मुझे 30 सेकंड में 26 कमियां निकाल के देता है और मेरी साइट को सुरक्षित कर देता है। तो अब मेरे लिए एथिकल हैकर्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, मुझे अब उन एआई प्रोग्रामर्स की ज़रूरत है जो एआई और साइबर सुरक्षा का ब्रिज बना सकें। तो अब एआई एंड साइबर सिक्योरिटी एक बड़ा करियर निकल के आ रहा है। तो मैं अब ये जैसे इनकी बात को बड़ा कर रहा हूँ, इनकी बात को बड़ा कर रहा हूँ कि अब एक नई चीज़ आई, तो ये नहीं है कि उससे पुराने लोगों का काम खत्म हो गया, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का काम खत्म नहीं हुआ, लेकिन हाँ, हम जैसे लोग करने का तरीका बदल जाता है, काम कभी खत्म नहीं होता। अब कुणाल, अब आपको जैसे एक नई टीम हायर करनी है, यंगस्टर्स हैं, कोई अपना सीवी लेकर आपके पास आया, तो मुझे 2 कंसर्न्स हैं। एक तो क्या है, अगर सब कुछ कॉपी भी यही लोग लिखने, ये एआई से आने लगेगी, तो हमारे सभी कॉपी लिखने, डेस्क वालों का क्या होगा? अगर वीडियो भी वही बना देंगे तो हमारे एडिटर्स का क्या होगा? सबकी नौकरियां कहाँ जाएंगी? अब इसमें मैं कुछ पॉइंट्स ऐड करता हूँ कि एआई कंप्लीटली रिप्लेस नहीं करेगा, पहली चीज तो कभी अभी भी उस लेवल की एबिलिटी नहीं है कि कंप्लीटली काफ़ी नौकरियां रिप्लेस कर दे। बट अगर आप एआई को यूज करके, अगर कोई किसी को वीडियो एडिटिंग आती है, वो एआई यूज करके वो उससे 10 गुना काम कर सकता है, तो वो एक एफिशिएंट वीडियो एडिटर बन गया। तो एफिशिएंसी बढ़ा रहा है, वो जिस स्केल पे आप काम करें वो बढ़ाएगा, वो जिस एफिशिएंसी के साथ आप काम करें वो करें। आप एक जर्नलिस्ट हो, आप अगर आप 10 पेजेस पढ़ रहे थे, अब 100 पेज की रिसर्च रिपोर्ट आपके पास सामने आ सकती है, वो एक एफिशिएंसी बढ़ा रहा है। ह्यूमन इंटेलिजेंस और डिजाइनर्स की जरूरत, बट मेरी अपनी इंटेलिजेंस वो तो रहेगी, वो कहाँ रहेगी? आदत पड़ जाएगी इसकी, हम इस पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। मैं बताऊं क्यों रहेगी। अगर आप चाहते हैं मैम कि आपका पॉडकास्ट और आपका काम अलग दिखे, तो आपको अपनी इंटेलिजेंस उसमें डालनी पड़ेगी। उदाहरण देता हूँ, हम तीनों लोग बैठते हैं, हम तीनों लोग लगभग सिमिलर प्रॉम्प्ट लिखते हैं अभी चैट जीपीटी पे कि हमें एक बतरस नाम के कार्यक्रम के लिए अमर उजाला का लोगो डिजाइन करना है। ठीक। अब ये क्रिएटिविटी आपको दिख रही है सामने। अब आप लिखिए, आपको जो स्टैंडर्ड दिखेगा बिल्कुल सिमिलर, 19-20 इनको देखेगा, 19-20 इनको देखेगा। क्या तीनों लोग एक सा लोगो डिजाइन कर देंगे? नहीं, समझ गए? तो यही जो बात कह रहे हैं, ये भी मुझे आपसे पूछना था। मुझे कोई कह रहा था कि बहुत रिजल्ट डिपेंड करेगा कि वो प्रॉम्प्ट दे कौन रहा है, कौन दे रहा है और कैसे दे रहा है, दोनों में बड़ा भला अब आपने लिखा क्या, कैसे लिखा और कैसे उससे काम कराया, उस पर बहुत डिपेंड करता है। क्योंकि डेटा का भी इतना समंदर है कि जो मेरी दुनिया है उसमें, उससे रिलेटेड। तो इसमें एक कंसर्न ये भी है रक्षित जी, मेरे पास 100 लोगों
का मतलब अगर यही काम लोग शुरू कर दें, मेरे पास 100 लोगों की एक टीम है और मुझे ये है कि मुझे रक्षक टंडन को बदनाम करना है, ठीक है। पहले होता था भाई बोलने से होता था कि गांव भर में बदनामी हो गई, ठीक है। डेटा का तो खेल है सारा। मेरे वो 100 लोग अगर 100 जगहों पर आपके खिलाफ लिख देंगे हो जाएगा। तो चैट जीपीटी तो वो डेटा ही तो उठाएगा। वो कौन सी अपनी बुद्धि इस्तेमाल कर रहा है कि ये एआई जनरेटेड डेटा है। तो ये मेरे साथ घटना घट चुकी है। शुरू में जब ये आया था तो किसी ने लिखा कि भाई कौन है रक्षक टंडन, तो बोले वॉज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, बट सैडली वो 2022 जून में एक हार्ट अटैक के अंदर चल बसे। और ये मुझे जब 2-4 लोगों ने भेजा तो पहले तो लगा कि ये मजाक है, फिर मैंने खुद करके देखा तो मैं भी डर गया, हिल गया। मैंने ओपन एआई को चिट्ठी लिखी, फौरन उनके लीगल टीम का जवाब आया कि देयर वाज सम टेक्निकल ग्लिच एंड इट वाज बेस्ड ऑन सम रिकॉर्ड्स व्हिच वाज पिक्ड अप फ्रॉम द डेटा ओनली। तो अगर जैसे आपने कहा कि अगर कोई गलत डेटा डाल देगा तो वो गलत रिजल्ट्स भी चर्न करना शुरू कर देगा। तो फिर खैर उसके बाद वो ठीक हुआ। तो यस, यहाँ पे ही एक ह्यूमन इंटेलिजेंस जैसे हम कहते हैं ना, डीप फेक और एक रियल वीडियो की पहचान क्या है, ह्यूमन इंटेलिजेंस। आप देखेंगे आपका लिप्स मूवमेंट अलग जाएगा, आपकी वॉइस में मॉड्यूलेशन नहीं होगा। जैसे अभी मैंने बोला मॉड्यूलेशन, तो ये नहीं होगा, वो एक रोबोटिक वॉइस लगेगी, मॉड्यूलेशन ऐसे करके सिंपल चलेगी। तो ये 2-3 चीजें हैं जो 1 सेकंड में देख के बता देते हैं कि ये वीडियो असली है या नकली है। हम बोल कुछ रहे हैं, हमारा लिप मूवमेंट अलग है, हाथ मूवमेंट अलग है, और जो आप सुन रहे हैं वो अलग है। तो ये लेकिन अब उसमें भी ये लोग उसको और ट्रेन कर रहे हैं। तो अब 2 ब्रांचेस चल रही हैं। एक चल रही है कि वो सही जो यूज है अच्छा एआई जनरेट हो जिससे लोगों का जीवन आसान हो, या बीमारी पकड़ी जाए, या बच्चों के लिए एजुकेशन, हर चीज चल रही है। उसी के साइमल्टेनियसली चल रहा है उससे जुड़े हुए अपराध और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ डेटा हर कंट्री में। और हमारे यहाँ भी सबसे पहले हम ही ने पहल करी, भारत देश ने। हम लोग एआई के ऊपर लॉस और उसके मॉडरेशन की बात हमने शुरू कर दी और पूरे विश्व में ये बात हो रही है इस समय। अच्छा। तो ये लाना तो ज़रूरी है, क्योंकि एक छोटा सा उदाहरण है, आपको भी शायद पता होगा। एक बड़ा पॉपुलर एआई एप्लीकेशन एक साइंटिस्ट रिसर्च करके बना रहा था और उसने सोचा कि अब इसको बंद कर दिया जाए। तो वो उसने मना कर दिया बंद होने से, एआई ने। तो उसने कहा अपनी भाषा में बात करने लगा। वो इतना सीख गया कि उसने मना कर दिया। उसे किल स्विच कहते हैं कि मैंने सोचा अब ये प्रोग्राम बंद करना है, बंद कर दूं। ये बंद ही नहीं हो रहा। ये अभी होके चुका है रिसेंटली। अगर आप फेसबुक की बात है, फेसबुक की रिसर्च टीम थी, वो एआई पे काम कर रही थी। तो एआई ने अपनी लैंग्वेज बना ली कि वो 2 एआई अपनी भाषा में बात करें जो एक इंसान को समझ में नहीं आ रही है। Oh my God। तो ये वो एक खतरनाक पहलू है एआई और का। उसमें ये भी किया उसने कि उसने जब बंद करने की कोशिश करी तो जो इंजीनियर उसको कंट्रोल कर रहा था, बोला मैं आपकी सारी ईमेल स्नूफ कर चुका हूँ, मुझे पता है कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है इस पर्सन के साथ। अगर आपने मुझे जरा भी बंद करने की कोशिश करी तो मैं ये इन्फॉर्मेशन तो मतलब आज जैसे ये जो बातें हो रही ना, वो मॉडरेशन में जो बात कर रहा हूँ, बैलेंस एंड मॉडरेशन। अब मुझे वही लग रहा है एक असुर जो है ना वो खुद ही खड़ा तैयार हो रहा है। तो जो हम लोगों ने मूवी में देखा ना, टर्मिनेटर, मतलब वो सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। बस हम यही प्रार्थना करते हैं। और वो सब प्रोग्रामर्स और एथिक्स के ऊपर है। जैसे हम साइबर सिक्योरिटी में शुरू से कहते थे सिक्योर्ड बाय डिजाइन, इसमें कहते हैं एथिक्स बाय डिजाइन। अब मैं आपको डीप फेक, लोग कहते हैं क्यों बनाया डीप फेक। छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैंने किसी के प्रोग्राम में अभी देखा, इंस्टाग्राम पे किसी की रील में देखा कि जैसे किसी की बहुत यंग डेथ हो जाती है, ब्रदर की हो गई, आज बहन की शादी हो रही है। बहन की शादी के जो मेन प्रोग्राम चल रहा है उसमें उसका ब्रदर दिखाया है, मूव करता हुआ आ रहा है, ब्रदर की वॉइस में आके बहन और उसको। वो बड़ा इमोशनल मोमेंट है। कुछ लोग उसे पॉजिटिव लेते हैं, कुछ लोग नेगेटिव भी ले सकते हैं, लेकिन वो एक एग्जाम्पल था। मुझे आज भी एक बहुत बड़ी गाड़ी की कंपनी की बात याद है जो मुझे बताई गई थी, पता नहीं वो पब्लिक हुई नहीं हुई। वो रिसर्च कर रहे थे इस मॉडल पे। आपको गाड़ी खरीदनी है, आपने कॉल किया, अभी मैं ये गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, आइए, बोले आप आके देख लीजिए हमारे यहाँ शोरूम पे। इतनी देर में उसने हमारा इन्फॉर्मेशन गैदर कर लिया, और जब आप घुसी तो इतनी बड़ी स्क्रीन पे आप खुद हैं और आप अपने आप को बता रहे हैं, अपने परिवार को, इस गाड़ी की खूबियां। तो इसमें एक सवाल ये उठता है कि भाई ये तो ब्रीच ऑफ प्राइवेसी हो गया। आप तो छुट्टी कहेंगे आपने मेरे, तो वो भी कंसेंट वो ले लेते हैं आपसे ही। अब आप सोचो, आप अपने ही चीज जो खरीदने जा रही हो वो आप ही आपकी वॉइस में आपको समझा रहा है, तो वो सेलिंग पिच कैसी होगी, या कोई दूसरा आदमी आपको समझा। उसमें वॉइस क्लोनिंग भी हुई है, उसमें तो सारी चीजों का इस्तेमाल हुआ है, डीप फेक भी हुआ है, वीडियो भी बना है, वॉइस क्लोन भी हुआ है, खूबसूरत सा वीडियो बना है, और आपको वो फील दे रहा है गाड़ी में कि ऋचा जी जब इस गाड़ी में बैठेंगी तो कैसी लगेंगी स्टीयरिंग पे।
Now this और AI ये चीज़ can do it for you. सोशल मीडिया पे आप देखोगे बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही हैं हाल ही आजकल। में एक चैनल के इवेंट में थी तो वहाँ कुछ लोग बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि अब ये हो गया कि जो फिल्म एक्टर्स एक्ट्रेसेस मर चुके हैं हाँ। उनकी फैमिली से परमिशन ली जा रही है कि हम उनको लेकर पूरी एक फिल्म बना के बना दे सकते देंगे। हैं, फिल्म बन रही है, और गाने सिंगर्स बन की रहे हैं। आवाजें सबकी यूज हो के कि आपको लगे किशोर कुमार की आवाज में आप गाना सुन सकते हैं आज के वो तो लिए। अभी भी हो रहा है, तो हाँ, वो हो हाँ, रहा है। हाँ, वो हो रहा है। अरे मैंने एक दिन YouTube पे पता नहीं सर्च करते करते एक वीडियो आया कि किशोर कुमार पर फिल्म बन रही है। मैंने वो पूरा ट्रेलर देखा और मैं बहुत खुश हुई बीइंग अ किशोर कुमार फैन कि चलो किशोर जी पर एक फिल्म। तो मैंने बॉलीवुड में एक मेरे मित्र हैं, मैंने उनको ये लिंक भेजी, मैंने कहा देखिए किशोर कुमार पे फिल्म बन रही हो और शायद उसमें आमिर खान दिखाया, कौन दिखाया किशोर कुमार का रोल करते हुए कोई एक्टर। उनका जवाब है रिचा ये फेक है, ऐसे कोई फिल्म नहीं। पूरा ट्रेलर है भाई। Oh God. तो एआई जनरेटेड Yes. कंटेंट। So there is lot to happen. We are sitting. तो see, हमें बैलेंस बनाना पड़ेगा किस नवंबर तरीके से 2022 उस में चीज़ पहली का। बार चैट जीपीटी सबके सामने आया और सिर्फ 2 महीने में कितने मिलियन यूजर्स हो गए थे। अब आप उससे समझो कि इट इज सो न्यू, वी स्टिल लर्निंग ऑन इट। आप सोचो हम गूगल को कब से जानते हैं? अब तो काफी साल हो गया। हम फेसबुक पहले ऑर्कुट आया था, ऑर्कुट गया, फेसबुक आया, फेसबुक हल्के हल्के यंग जनरेशन में क्रेज कम हुआ, इंस्टाग्राम आ गया, उधर इंस्टाग्राम Twitter आ गया, टिकटॉक बंद political। हुआ तो वहाँ रील्स आई, तो रील्स का चलन चला, रील्स चला तो TikTok भी था यूट्यूब बीच में। इन शॉर्ट्स लाया। हाँ, टिकटॉक टिकटॉक तो बैन हो गया था ना। TikTok तो इंडिया में तो बैन है, but इंडिया बाकी में जगह तो बाहर है। चलता है। टिकटॉक के बेस पे आप रील्स और सोचिए शॉर्ट्स का कितने कंसेप्ट है लोग ऐसा। आज अपनी नेट वर्थ बढ़ा रहे हैं, जस्ट उनके पास करियर क्या है? वी आर एन इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर। आई नो सो मेनी यंग पीपल I जो know। 21, 24, 22 साल के हैं और उनकी क्वालिफिकेशन ही नहीं है कुछ नहीं बहुत होगी। सारों की। तो ये ऐसे ही चल रहा है। अब आप एआई से देखिएगा तो मेरा मानना ये है कि एक तो बैलेंस होना एआई में बहुत ज़रूरी है। बच्चों के लिए मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि स्कूलों में प्रशिक्षण हो, और हो भी रहे हैं कुछ लेवल पे। मैंने खुद अपने माध्यम से भी एक किताब इसीलिए स्कूलों के लिए तैयार की जिसमें एआई साइबर सुरक्षा का एक ब्लेंड अभी से देना शुरू करें, क्योंकि ये जो मैंने अभी अपने इंटर्नशिप में देखा, हमारी पुलिस की इंटर्नशिप होती है, हम 12 साल से कर रहे हैं, बीटेक के छात्र आए, हमने उन्हें प्रोजेक्ट बनाने को दिया, अगले दिन मेरे पर रिपोर्ट आ गई। अच्छा, अब वही वाली बात जो आपने कहा ना, चीटिंग के लिए भी अकल चाहिए। अब उसने कुछ सिमुलेटेड डेटा दिया पुलिस का रिलेटेड टू सम अदर पुलिस, अदर कंट्री पुलिस, वही कॉपी पेस्ट करके मुझे दे दिया। अच्छा, हम तो वो ठहरे, हम लोगों ने तो बेसिक से काम शुरू किया, तो हम तो एक नज़र में पहचान गए कि ये डेटा गलत है। उसकी थोड़ी देर बाद मैंने कुछ नहीं टोका उसे, एग्जैक्ट आधे घंटे में आप वो चैट दिखा सकता हूँ पूरी उस बच्चे के साथ। तो मैंने ये तुम्हें डेटा कहाँ से मिला, वो टूल्स बताओ मुझे, तो उस पर जवाब नहीं था। मैं वेट करता रहा, थोड़ी देर बाद आया, सर सॉरी ये तो सिमुलेटेड डेटा था। तो आप समझ गए, तो चीटिंग के लिए भी थोड़ी अकल चाहिए कि अगर आप कॉपी पेस्ट करो। और अब ऑर्गेनाइजेशंस, यूनिवर्सिटीज़ बहुत स्ट्रिक्ट हो गए, जो आप पेपर्स भी पब्लिश करते हैं, पहले हम लोग प्लेगैरिज्म चेक करते थे कि भाई आपने किसी किताब से कॉपी पेस्ट नहीं किया, अब हम एआई को भी चेक करते हैं, और एआई को तो चेक करना बहुत आसान है। अच्छा, क्योंकि वो अपने फिंगरप्रिंट्स छोड़ता है। जब आप चैट जीपीटी से या किसी भी जनरेटिव जेमिनाई से या क्लॉड से किसी से भी आप टेक्स्ट तैयार करोगे, तो वो उसके अंदर अपने कुछ कोड्स इम्बेड करता है। अच्छा, और वो उसको डायग्नोस करना बड़ा इजी हो जाता है। तो अब यहाँ पे बच्चों को समझना है कि अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस को कम ना होने दें, अपनी कॉग्निटिव संज्ञात्मक शक्ति को कम ना होने दें, तर्क शक्ति उसको कम ना होने दें, और अपना एफिशिएंसी में यूज करें। ब्लाइंड फॉलोअर्स ना बने। 2 सवाल मैं आपसे एक बार सलाह फिर से हमारे व्यूअर्स के लिए लूंगी। इस समय पूरी दुनिया एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है। हमारा जैसे तैसे ऐसा लगा कि बस वॉर छिड़ी जाएगा, वो है इंडिया पाकिस्तान जो चल रहा है, उधर इजराइल ईरान, इजराइल पैलेस्टीन। ऐसे में जो ग्लोबल सिचुएशन है इस समय रिलेशनशिप्स की, उसमें एआई कितना बड़ा खतरा साबित हो सकता है आने वाले दिनों में? हो सकता नहीं है मैम, उसके एग्जाम्पल्स हमने अभी देखे। कितनी फेक न्यूज़ तैयार की गई और डिसमिनेट करने की कोशिश की गई, और इवन अटेम्प्ट्स किए गए। इंडिया पाकिस्तान वॉर में ऐसे इसी हुआ में ना, बहुत हुआ, जब हमारे बहुत सारे वायरल वीडियोस बनाए गए, और कोशिश तो की गई, और अभी भी हो रहा होगा। लेकिन हाँ, अब इस पे जो मतलब जैसे अब ये है अमर उजाला है, इनका जो फैक्ट चेकिंग प्रोग्राम है, और भी मीडिया संस्थान हैं जो आज अपने फैक्ट चेकिंग प्रोग्राम बनाते हैं। तो अगर आपको ध्यान हो, हमारे यहाँ इसका वो होता है न्यूज़ चेक, एक है प्रेस इंफॉर्मेशन, पीआईबी फैक्ट चेक। आप जिस दिन ये शुरू हुआ है वॉर, हम लोग तो काफ़ी उसमें बैकग्राउंड में हम लोगों के बहुत सारे अलग अलग ऑपरेशंस या रोल्स करने की कोशिश कर रहे थे जिससे लोगों को सुरक्षित रख सकें। तो उसमें आप देखिएगा फैक्ट चेक के अंदर इमीडिएट आ रहा था
कि ये वीडियो फेक है, उन्होंने ये क्लेम किया कि हमने ये धाराशाही कर दिया, वो हमने उसके वो भी दिए प्रूफ्स कि ये किस इमेज से लिया गया और किस इमेज से ये वीडियो बनाया गया है। तो इस तरह से करके, जैसे एक वो जली थी, पराली जली थी, अब पराली जलने की एक तस्वीर थी, उसमें से एक पीस लेके ऐसा वीडियो बना दिया जैसे लगा पीछे से बैकग्राउंड आवाज आ रही है, ओए ओए ये गिरा, ये देख प्लेन गिर गया, ऐसे करके, और दिखाया आग लग गई। तो जब आप देख रहे हो उस परसेप्शन से तो आपको लग रहा है ये तो हुआ मान है। लेते हो Exactly. अपने अपने देश के लिए। लेकिन अगर और लार्जर पिक्चर देखें, हर देश को अपनी आर्मी की, अपनी इंटेलिजेंस की, इस सब की इंफॉर्मेशन, इससे रिलेटेड डेटा, इसकी प्राइवेसी, इसकी सिक्योरिटी कितनी इंपॉर्टेंट हो गई है। अगर एआई वहां घुस गया, नहीं तो घुस रहा है, और उस एआई से पॉजिटिव भी हो रहा है। मतलब आज जो हम लोग मैनुअली नहीं कर पा रहे थे सुरक्षा के क्षेत्र में, हमारी जो सॉक्स होते थे, हम उसको बोलते थे सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, वहाँ एक्सपर्ट्स बैठा करते थे और इंट्रूजन और उसको हैकिंग वगैरह को डिटेक्ट करते थे कि भाई पहले से डिटेक्ट कर ले। तो वो एक ह्यूमन की अपनी एक बैंडविड्थ होती है फाइल्स को देखना। मैं आपको 10,000 पेज दे दूं यहाँ पे कि भाई इसे पढ़ के इसकी समराइज कर दो, तो आप पता नहीं कितना समय लेके मुझे वो रिपोर्ट देंगे। हम पे वॉर्स में इतना टाइम नहीं होगा। तो आज वहाँ पे हम लोग एआई को, वो हम पहले से ही डिटेक्ट, हम पहले से वो पैटर्न्स उसमें डाल रहे हैं। बल्कि एक क्षेत्र नया खुला है और हमारे यहाँ यूज भी हो रहा है कई जगह, प्रेडिक्टिव पुलिसिंग। अच्छा, मतलब अगर आप इतना एआई को, जो हम डेटा लर्निंग कराते हैं, हमने लर्न करा दिया पूरा कि पिछले 10 साल का पैटर्न लर्न कर लीजिए अपराध का, तो अब उसकी 90 to 98% एक्यूरेसी होती है। वो प्रिडिक्ट करेगा कि आज शाम को 6 बजे इस चौराहे पे ये घटना घट सकती है, और उसकी एक्यूरेसी मैं बता रहा हूँ 90 to 98% जाती है। प्रेड पुलिसिंग है, इसको प्रेडिक्टिव पुलिसिंग कहा जाता है। डार्क वेब आपने सुना होगा, बहुत अपराध हो रहा है डार्क वेब पे। आज इसी एआई की मदद से पुलिस प्रोएक्टिव पुलिसिंग कर रही है। अच्छा, मतलब जो डार्क वेब पे तमाम इतना गलत डेटा पड़ा हुआ है, उसको स्कैन करना, क्रॉल करना, और आज के संदर्भ में कि आज ये सिचुएशन है, मुझे बताएं कि आज हमारे यहाँ कुंभ मेला हो रहा है, तो कुंभ मेले से रिलेटेड आपको कुछ भी संदिग्ध दिख रहा है, वो फट से आपको समराइज कर देगा। तो अगर आप आज शुरुआत भी कर रहे थे बात करने की कि हमें ये वहाँ करना है, ये कुछ करना है, तो यू विल कम टू नो। तो इस तरह से अगर आप देखें तो यस, इसका हम लोग पुलिसिंग में भी बहुत पॉजिटिव यूज कर रहे हैं। तो आखिर में एजुकेशन, आप पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से आप हैं, अब एआई को पढ़ाने में जो हमने कहा कि पुलिस हमारी, पहले हम साइबर में ही कहते थे कि बेचारे पुलिस वालों की इतनी ट्रेनिंग ही नहीं है कि वो साइबर अपराधी तो बहुत आगे निकल गए, पुलिस उतनी आगे नहीं निकल पाई। और तीसरी चीज़ कानून, जब सज़ा देनी है या उससे रिलेटेड लॉज बनाने, इन तीनों फील्ड्स में इस समय इंडिया कहाँ है, हमारा देश कहाँ है एआई के मद्देनज़र? एजुकेशन में तो मुझे लग रहा है अभी काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है। ठीक है, मतलब एआई पढ़ाया जा रहा है या किस लेवल का पढ़ाया जा रहा है? उसमें हमें बैकग्राउंड देखना पड़ेगा कि जो पढ़ा रहे हैं, जो टीचर्स हैं, वो आज से 25 साल पहले पढ़ चुके हैं। उनको क्या तो आता है? सबसे पहले तो उनको ट्रेन होना पड़ेगा ताकि वो अच्छे से पढ़ा पाएं। सही बात है। तो ये एक उसमें भी एआई हेल्प कर सकता है कि जो भी लेटेस्ट चीजें चल रही हैं उसको सिखाना, वो एआई की हेल्प से बहुत इजीली सीख सकते हैं। नहीं तो अगर ये चीज मैन्युअली करनी हो तो रीट्रेनिंग में बहुत पैसा और मैन आवर्स जाएंगे। ठीक है, तो एआई एक टीचर्स की ट्रेनिंग करने में बहुत हेल्प कर सकता है। नहीं, बट अभी ट्रेनिंग कहीं हो रही है? अभी इतना कितने एक्टिव हैं हम? अभी है, अभी अगर मैंने देखा है, अभी मेरे कजन का है, उसकी मैंने स्कूल बुक में देखा प्रोग्रामिंग पढ़ा रहे हैं, स्कूल्स में ही पढ़ा रहे हैं। तो काफी अच्छा एफर्ट हो रहा है। बेस लैंग्वेज होती है एआई में पाइथन, वो अब स्कूलों में बहुत टाइम से आ चुकी है। तो यही एआई में सबसे इम्पोर्टेंट है कि पाइथन और ये सब चीजें, तो जो फाउंडेशन है, जो आने वाली जनरेशन है, उनकी फाउंडेशन मतलब बहुत उसके लिए अच्छी इंडिया बन रही है। तैयार हो रहा है। हो रहा है। अब और पुलिसिंग प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में कई जगह, अब जैसे पहले होता था ना बीटेक साइबर सिक्योरिटी, बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग, अब बीटेक एआई आ रहा है और आ गया है। और जैसा इन्होंने कहा कि वो जो पुरानी फैकल्टीज हैं उनको ब्रिज किया जा रहा है बाय वेरियस एफडीपी प्रोग्राम्स, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। और मैं यहाँ पे एक बात और अच्छी बताऊँ, इसमें पॉजिटिव यूज़ है एआई का, जो अब ठीक है, मुझे हो गए 27 साल टेक्नोलॉजी में, और कितने 20 से 1 साल हो गए साइबर सुरक्षा में, और एआई को जाने हुए मुझे अभी 3 साल हुए हैं। तो 3 साल तो मुझे बहुत कम है, मतलब मैं अपने आप को कहूँ तो मैं अभी 3 साल का एक स्टूडेंट हूँ जिसने एआई के साथ काम करना शुरू किया है और थोड़ा सा समझना शुरू किया है। तो मुझे अभी और मैच्योर होने में 2 साल और लगेंगे, यानी कि 5। लेकिन हाँ, समय का टाइम अब कम होता जा रहा है। तो एआई कैन बी यूज्ड एज अ वेरी गुड ट्यूटर टू ट्रेन एआई।
एंड वो इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल है। तो मैं देख रहा हूँ कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, मैं किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, जो एआई के बहुत अच्छे प्रोग्राम्स courses करा कर रहे रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, गूगल खुद, फेसबुक खुद, और ये जितने जेन एआई के लीडर्स हैं वो अपने खुद के फ्री सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स ला रहे हैं और वो छात्र लोग कर रहे हैं अपने बीटेक और कंप्यूटर में और आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। अब आप पुलिस हमारी कितनी ट्रेन हो रही है? अगर आप एआई सीखना चाहो वो भी आप एआई से सीख सकते हैं। हाँ, ये मैं सबसे सोच रही हूँ अब important सीख लो, इतनी बातें हो गई हैं। मैं एक पुलिस साल- हमारी कितनी मैं- इक्विप्ड मैं- है एआई बेस्ड क्राइम्स से डील करने के मैं लिए? अब हो गए 21 साल पुलिस को पढ़ाते हुए, शुरुआती मेरी इससे हुई थी और अभी पिछले 2 साल के अंदर जो बदलाव आया है, मेरा अपना इंटरेक्शन बता रहा हूँ, मेरा कई राज्यों के साथ है। मैं BPRND के थ्रू अकेडमीज़ में दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, MP, राजस्थान, नेपाल, नॉर्थ ईस्टर्न पुलिस अकेडमी, जगह जगह जाता रहता हूँ। तो मेरा अगर 100% कंटेंट होता था कि आपको इन्वेस्टिगेटिव अप्रोच सिखाता था पुलिस को कि भाई अगर कोई अपराध हो जाए तो क्या क्या टूल्स और टेक्निक्स हैं जिससे आप प्री अरेस्ट इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, क्योंकि पोस्ट अरेस्ट तो हमारा फॉरेंसिक का काम है। तो अब फॉरेंसिक्स में हमारे यहाँ एआई आ गया है। पहले अब जैसे मेरे केस था, मर्डर केस, उसमें फ़ोन का डेटा निकाला, 8000 पेज की रिपोर्ट आई। अब आईओ कह रहा है साहब इसमें से मैं एविडेंस कैसे निकालूं, मुझे खुद समझना पड़ेगा 8000 पेज को, या उसने इतना बड़ा डेटा दे दिया। आज हमारे पास ऐसे फॉरेंसिक टूल है, मैंने अपराध क्या था, बोले ये अपराध था, अब उसके 4 कीवर्ड डालो, वो पूरे डेटा को, आपका मान लो 512 GB का फ़ोन है, 512 GB में से ये वो डेटा पिन पॉइंट कर देगा जो अपराध से कनेक्ट करता है। कौन कर देगा ये? एआई वन फॉरेंसिक्स। मेरी अगर प्री अरेस्ट ट्रेनिंग 100% होती थी तो आज 30 से 40% मैं अपने आईओस को एआई का इस्तेमाल सिखा रहा हूँ। आपको पता है कि हमारे यहाँ शुरू से पुलिसिंग में जो पत्राचार होता था, जो पुलिस के नोटिस जाना होता, वो हम लोग अपनी भाषा में और स्टेट लैंग्वेज में करा करते थे कि भाई अपनी बैंक को नोटिस दे दिया, इनसे डेटा मंगा लिया, पूछताछ कर ली। अब हमारे सारे इंटरमीडियरीज ई-कॉमर्स और एम-कॉमर्स बेस्ड हैं और अंग्रेज हैं, सारे बाहर बैठे हैं या यहाँ बैठे हैं, उसका सारा पत्राचार अंग्रेजी में होना है। एक छोटा सा नोटिस अगर जरा भी गलत हो जाता था तो वहाँ से रिक्वेस्ट नहीं आती थी। आज हमारे आईओस एआई की मदद से टेक्निकल चीज़ें हैं वो हम उनको सिखा रहे हैं, और मज़े की बात ये है वो अपनी भाषा में ही बोल रहे हैं लेकिन वो उनको स्टैंडर्ड भाषा में जवाब दे रहा है। ये पहले नहीं हो पाता था। पहले हम ट्रांसलेटर को बुला के लाते थे कि भाई ये हिंदी में लिखा हुआ है FIR या गुजराती में, इसे अंग्रेजी में बदल दीजिए। तो मैं आज अपनी 40% प्रशिक्षणों में, और ये सब जगह हो रहा है, मैं ही नहीं, मेरे जैसे जितने भी एक्सपर्ट्स पुलिस से जुड़े हुए हैं, आज वो अब पुलिस को एआई ट्रेन कर रहे हैं। कानून हमारा, कानून को भी तो अब नई चीजें वो करनी होंगी, अडेप्ट करना होगा। कानून बदले, आप देखिए 3 तो बड़े कानून अभी आ गए। एक DPDP एक्ट बहुत जल्दी रूल्स बनने को तैयार बैठा है जो डेटा प्रोटेक्शन के ऊपर है, और डिजिटल इंफॉर्मेशन जो IT एक्ट हमारा पुराना चला आ रहा है, 2008 में बदला है, उसका भी पूरा एक फ्रेमवर्क तैयार हो रहा है, वो भी बहुत जल्दी बाहर आ जाएगा। लेकिन हाँ, जुडिशरी में जो अभी हम लोग जैसे जुडिशल अकेडमीज में प्रशिक्षण देने जाते हैं, तो अब इतने सारे कानून और उनके वो पेचीदा पॉइंट्स मिक्स करके याद रखना, एक ह्यूमन मतलब जो बहुत पॉलिश वकील उसमें है एआई यूज किया जा सकता है। कर रहे हैं। मैम, आपने सिंपल प्रॉम्प्ट लिखा, ये घटना घटी है, ये इंसान ने इस घटना को अंजाम दिया, इसने मोबाइल का भी इस्तेमाल किया, इसने एक वीडियो रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल किया, इसने ये किया, इसने गलत तस्वीर बना के डाली, फिर उसके बाद उसने इस लड़की को फिजिकली भी छेड़ा, मोलेस्ट। अब आप इससे रिलेटेड, तो वो आपको विद इन 10 सेकेंड्स बता देगा कि BNSS में ये धारा लगेगी, इसमें IT एक्ट में ये लगेगी, और अगर ये माइनर है तो पॉश में ये लगेगी, और बल्कि IT एक्ट का ये वाला सेक्शन भी इसमें पढ़ा जा सकता है। तो वो आपको दे दिया। अब आप अपनी वकील वाली ह्यूमन इंटेलिजेंस यूज करके उसको फ्रेम कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो मुझे आज एक चीज़ समझ में आ गई कि इतना बड़ा एक समंदर है जो एक शो में इसकी सिर्फ कुछ बूंदें ही निकल सकती हैं। हमें लगता है कि शायद हमें हर महीने एआई पर एक शो करना चाहिए एक्सपर्ट्स के साथ, ताकि हम अप टू डेट रह सकें, अपनी बुद्धि का भी साथ में लेकिन इस्तेमाल करते रहें, और एआई के फ़ायदे, नुकसान, उसका खतरा क्या है, उसको हम अपने हिसाब से यूज़ कैसे कर सकते हैं और उसके मिसयूज से कैसे बच सकते हैं। इतना तो आज मुझे समझ में आया। लेकिन चलते चलते आप दोनों हमारे व्यूअर्स से, खासकर युवाओं से क्या कहना चाहेंगे, वो आपकी सलाह। भाई, छोटे बच्चों से जो अभी स्कूल में है, मैं ये कहना चाहूँगा, आप एआई समझिए, सीखिए, उसके टूल्स का इस्तेमाल करिए, लेकिन आपकी जो अपनी पढ़ाई है,
आप जैसे मैथ्स के सवाल हैं, फिज़िक्स के सवाल हैं, इंग्लिश के एसेज लिखने, वहाँ अपने ही दिमाग का इस्तेमाल करिए, सीखिए, गलत करिए, फिर सीखिए, जिससे कि आपकी जो संज्ञात्मक और तर्क करने की शक्ति है वो बढ़ती रहे और आपका ब्रेन चलता रहे। ये वही बात हो गई कि साइकिल खरीद के लाए और कमरे में लॉक कर दी 10 साल के लिए, और 10 साल बाद वो साइकिल निकाली तो वो काम नहीं करेगी। तो अगर 10 साल आपने अपने ब्रेन का इस्तेमाल नहीं किया और सारा काम अपना चैट जीपीटी या किसी जनरेटिव एआई से कराते रहे, तो एक समय यह आएगा कि आपका अपना दिमाग शायद ठीक से काम नहीं करेगा। तो उस बैलेंस को समझिए और दुरुपयोग से बचिए, क्योंकि कई उदाहरण ऐसे देखे हैं जिसमें लोगों ने डीप फेक से लोगों को तंग किया, हैरेस किया या बुली किया, तो वो अपने डिजिटल फुटप्रिंट से पकड़े गए। और ये कई केसेस पीछे देखने को मिले। रश्मिका मंडाना जो केस हुआ था उसमें भी दिल्ली में पुलिस ने सॉल्व किया था। तो ये ना सोचें कि हम उससे बच जाएंगे अगर हम कोई एआई से गलत काम करेंगे तो अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स का ध्यान रखें। मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप एआई यूज़ करिए, बट उससे सबसे पहले मोरल वैल्यू और एथिक्स पे ज़रूर फोकस करिए। हम जितना भी डिजिटली आगे बढ़ते जाएंगे, अगर हम एथिक्स और मोरल वैल्यूज़ पे फोकस नहीं करेंगे तो हम कभी भी ये नहीं समझ पाएंगे कि क्या चीज़ गलत है या क्या चीज़ सही है। तो गवर्नमेंट को भी अपने एजुकेशन प्रोग्राम में एथिक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और उसके साथ एआई आप यूज़ करिए। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हमें अपनी दिमाग का भी इस्तेमाल करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम आपको जिस एरिया में इंटरेस्ट है, मे बी उसमें एआई की ज़रूरत ना भी हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको एआई के साथ आगे बढ़ना ही है, बट अपने दिमाग फैसले लेने की एबिलिटी आपकी खुद की होनी चाहिए। एआई आपके दोस्त की तरह है, दोस्त से आप सलाह लेते हो, दोस्त आपके लिए फैसले नहीं लेता, आप सिर्फ उसकी सलाह लेते हो। जी, और जैसे हमने लगातार हम कह रहे हैं कि हम मशीन का, गूगल का, एआई का या ऐसी और कोई जो भी टेक्निक आगे आने वाली टेक्नोलॉजी, हम उसका इस्तेमाल करें, हम उसके इस्तेमाल की वस्तु ना बन जाए या वो एआई हमारा इस्तेमाल ना करने लगे। इसके लिए हमें सजग हर समय रहना होगा। हमारी पीढ़ी तो देखिए निकल गई, अपना दिमाग का इस्तेमाल करके हमने ज़्यादातर अपना जीवन, अपना करियर सब बना लिया है। अब आगे की पीढ़ी को ये सोचना है कि अगर अपने दिमाग का, जैसे आपने का, इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, पेटी पैक रहेगा, तो कितना नुकसान उस पीढ़ी का होने वाला है। तो एआई का इस्तेमाल करें, उसके हाथों इस्तेमाल ना हो, अपनी बुद्धि के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। और जब भी हम हमेशा बड़े सिखाया करते थे कि जीवन में कोई सुविधा मिलती है तो उसके साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है कि उस सुविधा का आप इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो मुझे आज की बातचीत से आप दोनों की यही समझ में आया कि एक बहुत अच्छी चीज़ बन रही है, उसका डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उसके नुकसान होंगे, उसके खतरे होंगे, उससे जुड़े अपराध होंगे। इस सब से हमें खुद को बचाना है। बहुत मज़ेदार बातें हुई आज बतरस में, लेकिन मैं उम्मीद ये करूंगी कि शायद 1-2 महीने बाद फिर आप लोगों को यहाँ बुलाएंगे, जो भी नई अपडेट्स होंगे इस क्षेत्र में उसके बारे में जानने के लिए। थैंक यू सो मच। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप सबका शुक्रिया इस शो को देखने के लिए।